नमस्कार दोस्तों, गायत्री अकादमी में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? आंसर 21 जून को। व्याख्या, दुनिया में हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। सार्वभौमिक अपील को स्वीकार करते हुए 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प 69/131 द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। अपने प्रस्ताव में UNGA ने समर्थन किया कि योग जीवन के सभी पहलुओं के बीच संतुलन बनाने के अलावा स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में योग के अभ्यास के कई लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अगला प्रश्न, शारीरिक शिक्षा का आशय किससे है? शारीरिक प्रशिक्षण, शारीरिक विकास, शारीरिक निष्पादन, उपर्युक्त सभी। आंसर शारीरिक विकास। व्याख्या, शारीरिक शिक्षा का आशय शारीरिक विकास से है। शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जो बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा उसकी शारीरिक प्रक्रियाओं द्वारा उसके शरीर, मन एवं आत्मा की पूर्णपण विकास हेतु दी जाती है। अब अगला प्रश्न, वज्रासन निम्न में से किस बीमारी से बचाव में मुख्य भूमिका निभाता है? आंसर मोटापा। व्याख्या, वज्रासन मोटापा बीमारी से बचाव में मुख्य भूमिका निभाता है। वज्रासन का अभ्यास वेरिकोज वेन्स, जॉइंट पेन और गांठिया जैसे रोगों से दूर रखने में मददगार है। यह आसान मांसपेशियों से जुड़ी समस्याओं में भी मददगार है। श्वास संबंधी व्यायाम इस आसन के दौरान गहरी सांस लेने और छोड़ने की क्रिया श्वास से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मददगार है। अब अगला प्रश्न, आधुनिक शारीरिक शिक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? फ्रेडरिक लुइंग जॉन। ऑप्शन ए। व्याख्या, आधुनिक शारीरिक शिक्षा के जनक फ्रेडरिक लुडविग जॉन है। 19वीं शताब्दी के दौरान जॉन ने जर्मनी में बच्चों के लिए पहला जिम्नास्टिक स्कूल स्थापित किया था। अब अगला प्रश्न, स्वस्थ शरीर होने से ही मन की कार्यविधि सुगम तथा सुनिश्चित होती है। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, हर्बर्ट स्पेंसर का, रूसो का, रामकृष्ण परमहंस का। आंसर रूसो का। ऑप्शन सी। व्याख्या, प्रश्नगत कथन रूसो का है। रूसो ने कहा है कि स्वस्थ शरीर होने से ही मन की कार्यविधि सुगम तथा सुनिश्चित होती है। जीन जैक्स रूसो 1712-1778 18वीं सदी के यूरोप में ज्ञानोदय के दौरान सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक थे। रूसो एक जिनेवन दार्शनिक, लेखक और संगीतकार थे। अब अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आसान कब्ज तथा गैस की समस्या से पीड़ित व्यक्ति के लिए लाभदायक सिद्ध होता है? आंसर पवन मुक्तासन। ऑप्शन बी। व्याख्या, पवन मुक्तासन आसान कब्ज तथा गैस की समस्या से पीड़ित व्यक्ति के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। इस योगासन को नियमित रूप से करने पर पाचन तंत्र की मांसपेशियां टाइट होती हैं, जिससे भोजन को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। ऐसे में गैस और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत मिल सकता है। अब अगला प्रश्न, व्यक्तित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए शारीरिक, नैतिक और मानसिक क्रियाओं को करने की आवश्यकता होती है। यह कथन किसका है? आंसर हर्बर्ट स्पेंसर का। ऑप्शन ए। व्याख्या, प्रश्नगत कथन हर्बर्ट स्पेंसर का है। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि व्यक्तित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए शारीरिक, नैतिक और मानसिक क्रियाओं को करने की आवश्यकता होती है। हर्बर्ट स्पेंसर 27 अप्रैल 1820 से 8 दिसंबर 1903 विक्टोरिया काल के एक अंग्रेज दार्शनिक, जीव वैज्ञानिक, समाजशास्त्री और प्रसिद्ध पारंपरिक उदारवादी राजनैतिक सिद्धांतकार थे। अब अगला प्रश्न, शारीरिक शिक्षा आवश्यक है क्योंकि यह भावी जीवन के लिए तैयार करती है। यह सर्वांगीण विकास में सहायक है। यह बच्चों में शारीरिक तथा मानसिक विकास करती है। उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या, शारीरिक शिक्षा आवश्यक है क्योंकि यह सभी को सामाजिक रूप से स्वस्थ रखने और नेतृत्व प्रशिक्षण देने के लिए, मन को उत्तेजित और संतुष्ट करने के लिए सभी को शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है। शारीरिक शिक्षा भावी जीवन के लिए तैयार करती है। यह सर्वांगीण विकास में सहायक है। यह बच्चों में शारीरिक तथा मानसिक विकास करती है। अगला प्रश्न है, सभी शिक्षा और सभी प्रशिक्षणों का परिणाम मनुष्य का बनाना होना चाहिए। यह कथन किसका है? आंसर स्वामी विवेकानंद का। ऑप्शन ए।
प्रश्नगत कथन स्वामी विवेकानंद का है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि सभी शिक्षा और सभी प्रशिक्षणों का परिणाम मनुष्य का बनाना होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 से 4 जुलाई 1902 वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वह पश्चिमी दुनिया में वेदांत और योग की शुरुआत में एक प्रमुख व्यक्ति थे। वे आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के जनक थे, जिन्हें अंतरधार्मिक जागरूकता बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा का रूप था सैनिक प्रशिक्षण, नृत्य एवं संगीत, शस्त्र शिक्षा, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। प्रश्नगत सही विकल्प सैनिक प्रशिक्षण, नृत्य एवं संगीत, शस्त्र शिक्षा वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा के स्वरूप में शामिल थे। वैदिक काल में शरीर को बलशाली बनाने के बारे में व्यायाम किए जाते थे। यहाँ शास्त्रों का प्रशिक्षण, धनुष विद्या, मल्लयुद्ध जैसी क्रियाओं का वर्णन आता है। लोग बाल ब्रह्मचारी रहते थे। अब अगला प्रश्न, कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में हुआ था? आंसर भारत। व्याख्या, कबड्डी 7 खिलाड़ियों की 2 टीमों के बीच खेले जाने वाला एक टीम संपर्क खेल है, जिसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी। 4000 साल पहले भारत के दक्षिणी भाग तमिलनाडु में कबड्डी का उदय हुआ। ऐसा माना जाता है कि इस खेल का उद्भव वैदिक काल में हुआ। कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न, आपका मित्र मधुमेह की समस्या से ग्रस्त है, तो इससे बचाव के लिए निम्न में से कौन सा आसन करना चाहिए? आंसर भुजंगासन। ऑप्शन ए। व्याख्या, यदि आपका मित्र मधुमेह की समस्या से ग्रस्त है तो उसे इससे बचाव के लिए भुजंगासन करना चाहिए। मधुमेह के रोगियों के लिए लाभदायक प्रमुख योगासन कटचक्रासन, ऊर्ध्वहस्तोन्नासन, पादहस्तानासन, भुजंगासन, धनुरासन, पश्चिमोत्तानासन, कोणासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, मयूरासन, सुप्त पवन मुक्तासन, अर्धमतिसन, नंद्रासन आदि भी हैं जो मधुमेह की रोगियों को लाभ पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न, जुम्बा के निर्माता अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए कहाँ गए थे? आंसर फ्लोरिडा। ऑप्शन डी। जुम्बा के निर्माता अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए फ्लोरिडा गए थे। जुम्बा एक फिटनेस कार्यक्रम है जिसमें कार्डियो और लैटिन प्रेरित नृत्य शामिल है। इसकी स्थापना कोलंबियाई नर्तक और कोरियोग्राफर बेटो पेरेज ने 2001 में की थी। जुम्बा जुम्बा फिटनेस LLC के स्वामित्व वाला एक ट्रेडमार्क है। अब अगला प्रश्न, शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत है बीमारी की दिशा में कोई व्यायाम न करना, खाली पेट व्यायाम करना, निपुण प्रशिक्षण से शारीरिक शिक्षा प्राप्त करना, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या, प्रश्नगत तीनों विकल्प शारीरिक शिक्षा से सिद्धांत से संबंध है। शारीरिक शिक्षा प्रक्रिया एक अभिन्न अंग है क्योंकि छात्र शारीरिक गतिविधि को अपने दैनिक जीवन में शामिल करना सिखाते हैं, जो उन्हें शारीरिक रूप से स्वस्थ और सेहतमंद बनाती है। शारीरिक गतिविधि के सिद्धांत में अधिभार, प्रगति और विशिष्टता शामिल है। अगला प्रश्न, जुम्बा से आप 1 घंटे में कितनी कैलोरी की खपत कर सकते हैं? 560, 760, 650, 460। आंसर 650। 60 मिनट का जुम्बा वर्कआउट सत्र औसतन 650 कैलोरी बर्न करता है, जो कार्डियो, किक बॉक्सिंग या स्टेप एरोबिक्स से अधिक है। अतः जुम्बा से आप 1 घंटे में 650 कैलोरी की खपत कर सकते हैं। हालांकि वजन और आपके वर्कआउट की तीव्रता के आधार पर आप 1 घंटे की जुम्बा क्लास में 600 से 1000 कैलोरी तक जला सकते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थमा से बचाव के लिए निम्न में से कौन सा आसन उपयोगी होता है? आंसर सुखासन। ऑप्शन डी। व्याख्या, अस्थमा से बचाव के लिए सुखासन आसन उपयोगी होता है। सुखासन आसान मुद्रा एक साधारण पालीथी मारकर बैठने की मुद्रा। सुखासन आराम, गहरी सांस लेने को प्रोत्साहित करता है और चिंता को कम करने में मदद करता है, जो एक आम अस्थमा ट्रिगर है। इसके अलावा शलभासन, योग, धनुरासन, पवन मुक्तासन, शवासन भी अस्थमा के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। सेतुबंधासन अस्थमा के मरीजों के लिए सेतुबंधासन बहुत फायदेमंद आसन है। हालांकि भुजंगासन योग अस्थमा को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अब अगला प्रश्न, पुरुषों के लिए कबड्डी मैच का समय होता है
आंसर 40 मिनट का। पुरुषों के लिए कबड्डी मैच का समय 40 मिनट होता है। एक मैच में 2 भाग होते हैं, प्रत्येक 20 मिनट, कुल 40 मिनट तक चलता है। बीच में 5 मिनट का ब्रेक होता है। कबड्डी को पश्चिमी भारत में हु तू तू, पूर्वी पश्चिम और बांग्लादेश में हा दो दो, दक्षिण भारत में चेदू गुड्डू, श्रीलंका में गुड्डू और थाईलैंड में थेचुब के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला प्रश्न, नाड़ी शब्द की व्युत्पत्ति नाड़ शब्द से हुई है जिसका अर्थ है। आंसर बहना। व्याख्या, नाड़ी शब्द की व्युत्पत्ति नाड़ शब्द से हुई है जिसका बहना अर्थ है। चिकित्सा विज्ञान में हृदय की धड़कन के कारण धमनियों में होने वाली हलचल को नाड़ी या नब्ज कहते हैं। नाड़ी ट्यूब, पाइप, तंत्रिका, रक्त वाहिकाओं के लिए एक शब्द है। अब अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व शारीरिक शिक्षा के रूप में भारत में चलन था दंड बैठक का, योग विद्या का, लोक नृत्य, कुश्ती, लाठक चलाना या फिर उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या, उपर्युक्त सभी विकल्प सही हैं। स्वतंत्रता पूर्व शारीरिक शिक्षा के रूप में भारत में दंड बैठक का, योग विद्या का, लोक नृत्य, कुश्ती, लाठक चलाना चलन था। अब अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन विवेक का फस्ता है। आंसर ज्ञान योग। ज्ञान योग विवेक का फस्ता है। ज्ञान योग सिद्धांत में 6 सिद्धांत शामिल है। क्षमा, इंद्रियों और मन की वापसी, दम, इंद्रियों और मन का नियंत्रण, उपरति, वस्तुओं से ऊपर खड़ा होना, तितिक्षा, दृढ़ अनुशासित होना, श्रद्धा, पवित्र ग्रंथों और गुरु के शब्दों में आस्था और विश्वास, समाधान, दृढ़ संकल्प और उद्देश्य रखना। अब अगला प्रश्न, कबड्डी में लोना के कितने अंक होते हैं। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। आंसर 2 अंक। कबड्डी में लोना के 2 अंक होते हैं। कबड्डी में यदि पूरी विरोधी टीम को आउट घोषित कर दिया जाता है तो एक टीम को 2 अंकों का बोनस मिलता है जिसे लोना कहा जाता है। कबड्डी में पूरी विरोधी टीम को आउट घोषित करने पर बोनस मिलता है। एक टीम द्वारा लोना स्कोर करने के बाद विपक्षी टीम के सभी सदस्य पुनः जीवित हो जाते हैं और फिर से खेलना शुरू करते हैं। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन महाभूत अन्नमय कोश का सकल घटक होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। आंसर पृथ्वी। व्याख्या, पृथ्वी महाभूत अन्नमय कोश का सकल घटक होता है। अन्नमय कोश अन्न तथा भोजन से निर्मित शरीर और मस्तिष्क है। संपूर्ण दृश्यमान जगत, ग्रह, नक्षत्र, तारे और पृथ्वी आत्मा की प्रथम अभिव्यक्ति है। यह दिखाई देने वाला जड़ जगत जिसमें हमारा शरीर भी शामिल है, यही अन्न से बना शरीर अन्नर समय कहलाता है। इसीलिए वैदिक ऋषियों ने अन्न को ब्रह्मा कहा है। यह प्रथम कोश है जहाँ आत्मा स्वयं को अभिव्यक्त करती है। अब अगला प्रश्न, शारीरिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा संबंधित है क्योंकि दोनों का उद्देश्य समान है। ये दोनों ही समान दिशा में निर्देश देते हैं। दोनों ही मानव की आर्थिक क्षमता को बढ़ाने में योगदान देते हैं। उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या, शारीरिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा संबंधित है क्योंकि दोनों का उद्देश्य समान है। ये दोनों ही समान दिशा में निर्देश देते हैं। दोनों ही मानव की आर्थिक क्षमता को बढ़ाने में योगदान देते हैं। अब अगला प्रश्न है, 2 प्रकार के जुम्बा के नाम बताएं। आंसर फिटनेस, टोनिंग। ऑप्शन ए। फिटनेस और टोनिंग जुम्बा 2 प्रकार के जुम्बा के नाम है। जुम्बा एक फिटनेस कार्यक्रम है जिसमें कार्डियो और लैटिन प्रेरित नृत्य शामिल है। अब अगला प्रश्न है, मनोरंजन क्रियाएं किस पर निर्भर करती हैं। परिवार की रुचि पर, आनंद की प्राप्ति पर, ए और बी दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। आंसर ए और बी दोनों। मनोरंजन क्रियाएं परिवार की रुचि और आनंद की प्राप्ति पर निर्भर करती हैं। मनोरंजन एक ऐसी क्रिया है जिसमें सम्मिलित होने वाले को आनंद आता है एवं मन शांत होता है। मनोरंजन मानवीय संबंधों को अधिमान देता है। अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना मनोरंजन का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन हमारी चेतनता की एक अवस्था है। आंसर स्मृति। ऑप्शन सी।
स्मृति हमारी चेतना की अवस्था है। स्मृति स्मरण की अवस्था है। जिस अवस्था में हमें अतीत में घटी किसी घटना का ज्ञान रहता है वह अवस्था ही स्मृति कहलाती है। स्मृति हमारी चेतना का महत्वपूर्ण अंग है। अगला प्रश्न, शारीरिक शिक्षा समस्त शिक्षा प्रणाली का ही एक अंगभूत हिस्सा है। यह कथन किसका है? आंसर बुकर का। व्याख्या, प्रश्नगत कथन बुकर का है। बुकर के अनुसार शारीरिक शिक्षा समस्त शिक्षा प्रणाली का ही एक अंगभूत हिस्सा है। अगला प्रश्न, योग चित्तवृत्ति किसने कहा है? आंसर महर्षि पतंजलि ने। व्याख्या, महर्षि पतंजलि ने कहा है कि योग चित्तवृत्ति पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना चित्तवृत्ति निरोध ही योग है, अर्थात मन को इधर उधर भटकने न देना, केवल एक ही वस्तु में स्थिर रखना ही योग है। अब अगला प्रश्न, लोना शब्द किस खेल से जुड़ा है? आंसर कबड्डी। व्याख्या, कबड्डी में लोना शब्द लोनी से लिया गया है जिसका मतलब असफल यानी हारना होता है। कबड्डी में जब एक टीम अपनी विपक्षी टीम के सभी खिलाड़ियों को मैट के बाहर भेजने यानी ऑल आउट करने में सफल होती है तो उसे 2 अतिरिक्त पॉइंट दिए जाते हैं जिसे कबड्डी में लोना कहते हैं। अगला प्रश्न, किसके अनुसार संसार सागर से पार होने की मुक्ति की युक्ति का नाम ही योग है? महर्षि वारिष्ठ के अनुसार, ओशो के अनुसार, कृष्ण के अनुसार, इनमें से कोई नहीं। आंसर महर्षि वारिष्ठ के अनुसार ऑप्शन ए। महर्षि वारिष्ठ के अनुसार संसारोत्तरेण युक्ति योग शब्देन कथेत, इस संसार सागर से पार होने की युक्ति ही योग है। अतः योग वारिष्ठ के अनुसार संसार सागर से पार होने की मुक्ति की युक्ति का नाम ही योग है। अब अगला प्रश्न है, मनोरंजन का मूल आधार है बीमारी, कष्ट, संतुष्टि, तनाव। आंसर संतुष्टि। संतुष्टि मनोरंजन का मूल आधार है। मनोरंजन एक ऐसी क्रिया है जिसमें सम्मिलित होने वाले को आनंद आता है एवं मन शांत होता है। मनोरंजन मानवीय संबंधों को अधिमान देता है। अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना मनोरंजन का उद्देश्य है। अगला प्रश्न, यह किसका कथन है? शारीरिक शिक्षा एवं उन अनुभवों का संकलन है जो व्यक्ति अपने कार्य व्यापारों के द्वारा सीखता है। आंसर आवेर्ड यूफर का। ऑप्शन ए। प्रश्नगत कथन ओवर्ट यूफर का है। ओवर्ट यूफर के अनुसार शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का संकलन है जो व्यक्ति अपने कार्य व्यापारों के द्वारा सीखता है। अगला प्रश्न है, योग के प्रमुख प्रकार कितने हैं? 5 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार। आंसर 4 प्रकार। योग के मुख्य 4 प्रकार राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग होते हैं। राजयोग, राज का अर्थ शाही है और योग की इस शाखा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग ध्यान है। कर्मयोग में अगली शाखा कर्मयोग या सेवा का मार्ग है और कोई भी इस मार्ग से नहीं बच सकता है। भक्ति योग, भक्ति के मार्ग का वर्णन करता है। ज्ञान योग बुद्धि का ज्ञान योग है। ऋषि या विद्वान का मार्ग है। अब अगला प्रश्न, जुम्बा कक्षाओं को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षकों का लाइसेंस देने के लिए जुम्बा अकादमी कब शुरू की गई थी? आंसर वर्ष 2005 में। वर्ष 2005 में जुम्बा कक्षाओं को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षकों को लाइसेंस देने के लिए जुम्बा अकादमी शुरू की गई थी। वर्ष 2007 में कंपनी ने जुम्बा वेयर नामक एक कपड़े की लाइन लॉन्च की थी। जुलाई 2012 में जुम्बा ने संकलन एल्बम जुम्बा फिटनेस डांस पार्टी जारी किया। शारीरिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा का समान उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व का चतुर्मुखी विकास, व्यक्ति को संबंध बनाना, परिपूर्ण और सुव्यवस्थित जीवन, उपयुक्त सभी। आंसर उपयुक्त सभी। शारीरिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा के समान उद्देश्य में उपयुक्त सभी व्यक्तित्व का चतुर्मुखी विकास करने या व्यक्ति को समृद्ध बनाना, परिपूर्ण और सुव्यवस्थित जीवन शामिल है। अब अगला प्रश्न, योग के तत्व कितने प्रकार के होते हैं? मंत्र योग, लय योग, राजयोग, उपयुक्त सभी। आंसर उपयुक्त सभी। योग के तत्व मंत्र योग, लय योग, राजयोग हैं। अब अगला प्रश्न, मनोरंजन का उद्देश्य है शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, उपयुक्त सभी। आंसर उपयुक्त सभी। व्याख्या, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और मानसिक विकास मनोरंजन के उद्देश्य हैं। इस प्रकार एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना मनोरंजन का उद्देश्य है। अब अगला प्रश्न,
वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा के रूप में किस प्रशिक्षण को प्रयोग में लाया जाता है? आखेट, अश्वारोहण, सैनिक प्रशिक्षण, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी आखेट, अश्वारोहण, सैनिक प्रशिक्षण को वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा के रूप में प्रशिक्षण को प्रयोग में लाया जाता है। अब अगला प्रश्न, यौगिक क्रियाओं के पश्चात किया जाने वाला मंत्र है? आंसर भावना मंत्र। ऑप्शन ए। व्याख्या, यौगिक क्रियाओं के पश्चात किया जाने वाला मंत्र भावना मंत्र है। अगला प्रश्न है, कबड्डी टीम में अतिरिक्त खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 3 खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी, 5 खिलाड़ी, 6 खिलाड़ी। आंसर 5 खिलाड़ी। व्याख्या, कबड्डी टीम में अतिरिक्त खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। कबड्डी खेल में खेल शुरू होने से प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक पक्ष के लिए 5 स्थानापन्न होते हैं। कबड्डी का खेल 40 मिनट लंबा होता है। प्रत्येक पक्ष को किसी एक खिलाड़ी को प्रतिद्वंदी के पक्ष में भेजने के लिए बारी बारी से मोड़ मिलते हैं। अब अगला प्रश्न, ब्रिटिश काल में शारीरिक शिक्षा के लिए आयोजित किए जाते हैं खेल गतिविधियाँ? क्रिकेट, जिम्नास्टिक्स, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या, उपर्युक्त सभी खेल गतिविधियाँ क्रिकेट, जिम्नास्टिक्स ब्रिटिश काल में शारीरिक शिक्षा के लिए आयोजित किए जाते थे। अब अगला प्रश्न, प्राणायाम की दूसरी क्रिया है? पूरक, प्रेषक, कुंभक, रेचक। आंसर रेचक प्राणायाम की दूसरी क्रिया है। अब व्याख्या, प्राणायाम की दूसरी क्रिया रेचक है। श्वास छोड़ने की प्रक्रिया को ही रेचक कहते हैं और जब इसे थोड़ी तेजी से करते हैं तो इसे कपालभाति प्राणायाम कहते हैं। यह शरीर को स्वस्थ रखने में सक्षम है। हालांकि इसका अभ्यास किसी योग चिकित्सक से पूछकर ही करना चाहिए। अब अगला प्रश्न, कबड्डी में मैदान में अंतिम रेखा से बोनस लाइन की दूरी कितनी होती है? 1.00 मीटर, 1.25 मीटर, 1.50 मीटर, 1.75 मीटर। आंसर 1.75 मीटर। व्याख्या, कबड्डी में मैदान में अंतिम रेखा से बोनस लाइन की दूरी 1.75 मीटर होती है। प्रत्येक हाफ में मध्य रेखा के समांतर 2 और रेखाएं खींची जाती हैं। बाक लाइन मध्य रेखा से 3.75 मीटर की दूरी पर होती है। पुरुष पेशेवर कबड्डी स्पर्धाओं के लिए मैट ज़्यादातर 13 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े होते हैं। वहीं महिलाओं के लिए मैट की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर होती है। अब अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने खेलों के लिए कोचिंग स्कीम कब शुरू की गई थी? सन 1953 में ईस्वी में। ऑप्शन ए। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने खेलों के लिए कोचिंग स्कीम सन 1953 ईस्वी में शुरू की थी। अब अगला प्रश्न है, प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन कितने मिनट तक करना चाहिए? 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट। आंसर 20 मिनट। व्याख्या, प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन 20 मिनट से 25 मिनट तक करना चाहिए। कई अलग अलग तरह के योग हैं जिनके प्रकार के आधार पर योगाभ्यास की अवधि निर्धारित होती है, लेकिन श्वास और शारीरिक योगासनों के लिए लगभग 30 मिनट पर्याप्त होता है। अब अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य करने में सक्षम होता है? ओबरट्यूफर का, रूसो का, फ्रायड का, ओबरट्यूफर का। आंसर ओबरट्यूफर का। ऑप्शन डी। व्याख्या, प्रश्नगत कथन ओबरट्यूफर का है। ओबरट्यूफर के अनुसार स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य करने में सक्षम होता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात शारीरिक शिक्षा के लिए विकास का सुझाव देने के लिए कमेटी बनी थी। आंसर ताराचंद कमेटी। स्वतंत्रता के पश्चात शारीरिक शिक्षा के विकास का सुझाव देने के लिए 1948 ईस्वी में शारीरिक शिक्षा पर ताराचंद समिति का गठन कमेटी बनी थी। इस समिति ने देश में शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन के विकास के लिए कई सिफारिशें की, जिसमें केंद्रीय सिफारिश शारीरिक शिक्षा एवं बिहार की स्थापना का प्रस्ताव भी शामिल था। प्राणायाम किस स्थान पर बैठकर करना चाहिए? कुर्सी पर, जमीन पर, बिस्तर पर, इनमें से कोई नहीं। आंसर बिस्तर पर। प्राणायाम बिस्तर पर बैठकर करना चाहिए। प्राणायाम अभ्यास एक आरामदायक कालीन पर क्रॉस
पैर करके सीधी पीठ और आंखें बंद करके करना सबसे अच्छा है। अब अगला प्रश्न, खाली समय के दौरान स्वयं को स्वेच्छा से व्यस्त रखना, प्राथमिक रूप से इससे आनंद प्राप्ति हेतु संतुष्टि के दौरान प्रेरित करना, यह कथन किसका है? जी.डी. बटलर का, जॉन डीवी का, मेयर और ब्राइट विल का, मॉर्गन का? आंसर मेयर और ब्राइट विल का, ऑप्शन सी। मेयर और ब्राइट विल का कथन है कि खाली समय के दौरान स्वयं को स्वेच्छा से व्यस्त रखना प्रारंभिक या प्राथमिक रूप से इससे आनंद प्राप्ति हेतु संतुष्टि के दौरान प्रेरित करना है। अब अगला प्रश्न है, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का मुख्य कार्य था खेल कूद का संरक्षण करना, खेल कूद कराना, शारीरिक शिक्षा के मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना, उपर्युक्त सभी? आंसर उपर्युक्त सभी। शारीरिक शिक्षा और खेलों के विकास के लिए भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय ने सन 1950 में शारीरिक शिक्षा मनोरंजन के केंद्रीय परामर्श बोर्ड एवं 1954 में अखिल भारत खेल सलाहकार बोर्ड की स्थापना की थी। अतः केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का मुख्य कार्य खेल कूद का संरक्षण करना, खेल कूद कराना, शारीरिक शिक्षा के मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना था। बोर्ड का उद्देश्य निम्न प्रकार था: पहला, केंद्रीय सरकार को शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों पर सुझाव देना। दूसरा, खेलों के कार्यक्रमों पर सुझाव देना। तीसरा, मनोरंजन के कार्यक्रम पर भारत सरकार को सुझाव देना। और चौथा, युवा वर्ग के अलग अलग कार्यक्रमों पर भारत सरकार को सुझाव देना। अब अगला प्रश्न है, अगर किसी व्यक्ति को उच्च रक्तचाप की समस्या है तो उसे इस प्राणायाम को अवश्य कराना चाहिए: उज्जयी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, प्लाविनी प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम? आंसर चंद्रभेदी प्राणायाम, ऑप्शन डी। अगर किसी व्यक्ति को उच्च रक्तचाप की समस्या है तो उसे चंद्रभेदी प्राणायाम को अवश्य करना चाहिए। उच्च रक्तचाप के लिए 6 आसन: बालासन, बाल मुद्रा, पश्चिमोत्तासन, बैठकर आगे की ओर झुकना, वृद्ध कोणासन, बाउंड एंगल पोज, जानु शीर्षासन, सिर से घुटने तक की मुद्रा, वीरासन, हीरो पोज, विस्तारित सांस छोड़ते हुए शवासन स्व मुद्रा भी किए जा सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, मनोरंजन क्या है? समाज की आवश्यकता है, समाज के लिए अनिवार्य है, समाज का आभूषण है, इनमें से कोई नहीं? आंसर समाज की आवश्यकता है। व्याख्या, मनोरंजन समाज की आवश्यकता है। मनोरंजन मानवीय संबंधों को अधिमान देता है। व्यक्ति का समस्त जीवन तनाव और चिंताओं से भरा हुआ, ऐसे में अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना मनोरंजन का उद्देश्य है। राजकुमारी स्पोर्ट कोचिंग स्कीम कब शुरू की गई थी? आंसर सन 1953 ईस्वी में, ऑप्शन बी। सन 1953 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा राजकुमारी अमृत कौर के नाम कोचिंग स्कीम की शुरुआत किया गया, जिसका उद्देश्य विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों को खेलों का प्रशिक्षण उपलब्ध कराना था। अब अगला प्रश्न है, किसकी सिद्धि से भूख प्यास पर विजय प्राप्त होती है? आंसर शीतली प्राणायाम, ऑप्शन ए। शीतली प्राणायाम की सिद्धि से भूख प्यास पर विजय प्राप्त होती है। इस प्राणायाम के अभ्यास से बल एवं सौंदर्य बढ़ाता है, रक्त शुद्ध होता है, भूख प्यास, ज्वर, बुखार और तपेदिक पर विजय प्राप्त होती है। शीतली प्राणायाम जहर के विनाश को दूर करता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं बिहार योजना कब बनाई गई थी? आंसर सन 1956 ईस्वी में। वर्ष 1956 में शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन की एक राष्ट्रीय योजना शारीरिक शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा तैयार की गई थी। अतः राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं बिहार योजना सन 1956 ईस्वी में बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, मोटापे का खतरा होता है। मनोवैज्ञानिक समस्याएं, लोकोमोटर विकलांगता, घटी हुई जीवन प्रत्याशा, उपर्युक्त सभी? आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या, उपर्युक्त सभी से मोटापे का खतरा होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हार्मोनल परिवर्तन और कम सक्रिय जीवन शैली से मोटापे का खतरा बढ़ जाता है। उम्र के साथ शरीर में मांसपेशियों की मात्रा भी कम होने लगती है। मांसपेशियों का द्रव्यमान कम होने से अक्सर चयापचय में कमी आती है। अगला प्रश्न, हमारे हृदय एवं फेफड़ों को सशक्त बनाता है। आंसर भस्त्रिका प्राणायाम, ऑप्शन ए।
व्याख्या भस्त्रिका प्राणायाम धौंकनी हमारे हृदय एवं फेफड़ों को सशक्त बनाता है। भस्त्रिका का शाब्दिक अर्थ है धौंकनी अर्थात एक ऐसा प्राणायाम जिसमें लोहार की धौंकनी की तरह आवाज़ करते हुए वेगपूर्वक शुद्ध प्राणवायु को अंदर ले जाते हैं और अशुद्ध वायु को बाहर फेंकते हैं। अब अगला प्रश्न है, शारीरिक क्रियाकलाप सदैव होना चाहिए सरल से कठिन की ओर, कठिन से सरल की ओर, एक निर्धारित गति, इनमें से कोई नहीं। आंसर सरल से कठिन की ओर, ऑप्शन ए। मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए शारीरिक गतिविधियां करने की सलाह दी जाती हैं। गतिविधियों में शरीर के सभी प्रमुख मांसपेशी समूहों, पैरों, कूल्हों, पीठ, छाती, पेट, कंधों और बाहों पर काम करना चाहिए। एरोबिक गतिविधि के अलावा मांसपेशियों को मजबूत करने वाली गतिविधियां भी की जानी चाहिए, लेकिन शारीरिक क्रियाकलाप सदैव सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। अब अगला प्रश्न, शरीर की किस अवस्था में शरीर का भार सामान्य से 20% बढ़ जाता है? मोटापे में, अधिक भार में, कम भार में, कुपोषण में? आंसर मोटापे में। व्याख्या शरीर की मोटापे में अवस्था में शरीर का भार सामान्य से 20% बढ़ जाता है। मोटापा होने की वजहें कई सारे कारक मिलकर मोटापा होने की वजह बनाते हैं, जिसमें शारीरिक रूप से कम सक्रिय रहना, ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ें खाना और मोटापे बढ़ाने वाले जीन्स की उपस्थिति, चिंता और अवसाद, अनिद्रा, कुछ दवाएं और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS जैसे हार्मोनल विकार शामिल हैं। लेकिन आखिरकार मोटापा शरीर की ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी लंबे समय तक लेते रहने में होता है। अब अगला प्रश्न है, भूख बढ़ती है अनुलोम विलोम से, कपालभाति से, प्लावनी से, उज्जाई प्राणायाम से? आंसर अनुलोम विलोम से, ऑप्शन ए। अनुलोम विलोम से भूख बढ़ती है। इसके अलावा भुजंगासन के अभ्यास से पाचन तंत्र सही तरह से काम करता है, जिससे भूख बढ़ाने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न, मोटे व्यक्ति के आधार में निम्न में से किसे सम्मिलित करना चाहिए? फल, हरी सब्जियां, रेशेदार पदार्थ, उपर्युक्त सभी? आंसर उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी फल, हरी सब्जियां, रेशेदार पदार्थ को मोटे व्यक्ति के आहार में सम्मिलित करना चाहिए। मोटे व्यक्ति के आहार में चीनी युक्त पेय पदार्थ, परिष्कृत अनाज, आलू, लाल और प्रसंस्कृत मांस और उच्च प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जैसे फास्ट फूड को सीमित सम्मिलित करना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्न में से मोटापे के प्रबंधन का उपाय है? व्यायाम, कम कैलोरी युक्त आहार, लंबाई, आयु तथा लिंग के अनुसार वजन बनाए रखना, उपर्युक्त सभी? आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या उपर्युक्त सभी व्यायाम, कम कैलोरी युक्त आहार, लंबाई, आयु तथा लिंग के अनुसार वजन बनाए रखना आदि मोटापे के प्रबंधन का उपाय है। स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर अक्सर जीवन शैली में बदलाव की सिफारिश करके अधिक वजन और मोटापे का इलाज करते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य भोजन योजना अपनाना और अपनी शारीरिक गतिविधि बढ़ाना, ताकि आपको सुरक्षित रूप से वजन कम करने में मदद मिल सके। अगला प्रश्न, धनुरासन से क्या लाभ है? कमर दर्द सही करने के लिए यह आसन अधिक लाभकारी है। पेट, कमर व जांघों की चर्बी दूर कर शरीर को बलशाली व आकर्षक बनाता है। रीढ़ की हड्डी लचीली बनी रहती है। उपर्युक्त सभी? आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या धनुरासन का अभ्यास नियमित करने से पीठ मजबूत होता है और पेट के लचीले निचले हिस्से की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इस आसन के नियमित अभ्यास से नपुंसकता को दूर करने में फ़ायदा मिल सकता है। धनुरासन प्रतिदिन करने से तनाव कम करने में मदद मिलती है। किडनी के संक्रमण से निपटने में भी धनुरासन बहुत मदद करता है। कमर दर्द सही करने के लिए यह आसन अधिक लाभकारी है। पेट, कमर व जांघों की चर्बी दूर कर शरीर को बलशाली व आकर्षक बनाता है। रीढ़ की हड्डी लचीली बनी रहती है। अगला प्रश्न है, मोटे व्यक्ति के आहार में कितनी कैलोरी कम करनी चाहिए? 1000, 4000, 2000 और 5000? आंसर 1000। व्याख्या मोटे व्यक्ति के आहार में 1000 कैलोरी कम करनी चाहिए। आदर्श कैलोरी सेवन विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे उम्र और गतिविधि स्तर। महिलाओं को वजन बनाए रखने के लिए कम से कम 1600 दैनिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, जबकि पुरुषों को कम से कम 2000 कैलोरी की आवश्यकता हो सकती है। अब अगला प्रश्न है,
स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, यह किसने कहा है? अरस्तु, रूसो, प्लेटो, दुर्खीम। आंसर अरस्तु। व्याख्या: अरस्तु ने कहा है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इसका अर्थ मस्तिष्क और शरीर के बीच संबंध है। यह कथन व्यक्ति के बौद्धिक और शारीरिक विकास को परिभाषित करता है। अरस्तु ने शिक्षा की अपनी परिभाषा में भी कहा है कि शिक्षा एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है। अब अगला प्रश्न है, योग एक मानसिक स्वास्थ्य संबंधित है क्योंकि योग से मानसिक दक्षताओं का विकास होता है, स्मरण शक्ति का विकास होता है, तर्क शक्ति का विकास होता है, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी। योग एवं मानसिक स्वास्थ्य संबंधित है क्योंकि योग से मानसिक दक्षताओं का विकास होता है, स्मरण शक्ति का विकास होता है, तर्क शक्ति का विकास होता है। स्वास्थ्य का संबंध है संपूर्ण जीवन से, अच्छी आदतों से, शरीर की पुष्टता से और शरीर की निरोगता से। आंसर शरीर की निरोगता से। स्वास्थ्य का संबंध शरीर की निरोगता से है। स्वास्थ्य का मतलब केवल बीमार न होना नहीं होता, बल्कि उन विभिन्न पहलुओं से भी है जो हमारे जीवन को सुखमय और सफल फल बनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य को पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति के रूप में परिभाषित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई स्वास्थ्य की परिभाषा के 3 आयाम शारीरिक, मानसिक और सामाजिक है। जो व्यक्ति तीनों रूप से स्वस्थ होता है उसे सकारात्मक स्वास्थ्य की स्थिति में भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा शरीर को स्वस्थ और बलशाली बनाया जा सकता है? आंसर शारीरिक प्रशिक्षण द्वारा। ऑप्शन सी। व्याख्या: शारीरिक प्रशिक्षण द्वारा शरीर को स्वस्थ और बलशाली बनाया जा सकता है। शारीरिक प्रशिक्षण का लक्ष्य किसी शरीर की व्यक्ति की शारीरिक औचित्य और स्वास्थ्य का विकास तथा अपनी शारीरिक क्षमता के इष्टतम स्तर पर कार्य करना है। इसका उद्देश्य सर्वोत्तम स्वास्थ्य हेतु निद्रा, व्यायाम, भोजन आदि जैसे स्वास्थ्य आदतों का विकास करना है। प्रशिक्षण का लाभ शरीर को लचीलापन और संतुलन बनाए रखना है, जो उम्र बढ़ने के साथ स्वतंत्र रहने में मदद कर सकता है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण क्यों आवश्यक है? आंसर शारीरिक विकास हेतु। ऑप्शन बी। स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण शारीरिक विकास हेतु आवश्यक है। संतुलित आहार के साथ स्वस्थ पोषण स्वस्थ हृदय, मस्तिष्क और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली, ऊर्जा के स्तर में सुधार करेगा और उम्र को बढ़ाएगा। इससे मोटापे के हानिकारक प्रभावों को भी नकार सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, प्रत्येक प्राणायाम की शुरुआत से पहले कौन सा प्राणायाम किया जाता है? आंसर उज्जाई प्राणायाम। ऑप्शन ए। व्याख्या: प्रत्येक प्राणायाम की शुरुआत से पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम किया जाता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम एक सांस लेने की तकनीक है जो इन अवरुद्ध ऊर्जा चैनलों को साफ करने में मदद करती है, जिससे मन शांत होता है। इस तकनीक को अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से भी जाना जाता है। स्वास्थ्य को कौन सा तत्व प्रभावित करता है? पौष्टिक भोजन, अच्छी आदतें, उचित आसन, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या: उपर्युक्त सभी पौष्टिक भोजन, अच्छी आदतें, उचित आसन तत्व स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न, स्वस्थ व्यक्ति की क्या विशेषता नहीं होती है? सही आसन, मजबूत चमकीले बाल, सुदृढ़ मांसपेशियां, स्थूल शरीर। आंसर स्थूल शरीर। ऑप्शन डी। स्थूल शरीर स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं होती है, जबकि दैहिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना, समस्या विहीन होना ही स्वस्थ है। किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, किस प्राणायाम से नाड़ियों की शुद्धि होती है तथा इन्हें मजबूती मिलती है? नाड़ी शोधन प्राणायाम से। ऑप्शन डी। व्याख्या: नाड़ी शोधन प्राणायाम से नाड़ियों की शुद्धि होती है तथा इन्हें मजबूती मिलती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम एक सांस लेने की तकनीक है जो इन अवरुद्ध ऊर्जा चैनलों को साफ करने में मदद करती है, जिससे मन शांत होता है। इस तकनीक को अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला प्रश्न, धन प्रथम स्वास्थ्य है, यह कथन किसका है? न्यूकॉम्ब, प्लेटो, इमर्सन, बोगार्डस।
आंसर इमर्सन। व्याख्या, यह इमर्सन ने कहा है कि स्वास्थ्य ही प्रथम पूंजी है या धन प्रथम स्वास्थ्य है। आपको बता दें कि सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य है। यह कथन रोमन कवि वर्जिल द्वारा गढ़ा गया है। धन्यवाद। गायत्री अकादमी आप सभी को व्याख्यान देखने के लिए आभार। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।